Hello everyone, welcome all of you on Rohit GS Academy. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपीय लोगों का आगमन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो कौन सी स्थिति, परिस्थिति, कंडीशंस या रीजंस थे जिन्होंने यूरोपियंस को फोर्स किया एक नया डायरेक्ट सी रूट ढूंढने के लिए ताकि वो भारत आ सकें या एशिया आ सकें, और किन कारणों ने मजबूर किया। दूसरा, ये कौन सी ज़रूरतें थी जिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपियन भारत आना चाहते थे। इसे हम विस्तार से समझेंगे। कौन कौन से लोग जो जुड़े थे, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसके बारे में भी समझेंगे। और इस नए डायरेक्ट सी रूट के मिलने के बाद पूरे विश्व पर इसके क्या प्रभाव पड़े, इसे भी हम समझेंगे। ये टॉपिक उन सब के लिए बहुत ही खास होगा जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। इसके साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम, GS1 मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स इसमें हम कवर करेंगे। पहले हम जानते हैं कि वो कौन से अर्लियर ट्रेडिशनल ट्रेड रूट थे बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। भारत का यूरोप से एक व्यापार संबंध बहुत समय से है, प्राचीन समय से है। और इस व्यापार को करने के लिए जो ट्रेड रूट्स थे वो क्या है, वो जानना ज़रूरी है। अब जो भारत के संबंध अगर हम देखेंगे ट्रेड रूट के लिए, तो बहुत ही प्राचीन है, ग्रीक्स के टाइम से है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, उसमें पहले सी के माध्यम से पर्शियन गल्फ के थ्रू इराक और टर्की को होते हुए वेनिस और जिनोवा जाना था। अब इसे हम आसानी से समझेंगे मैप के माध्यम से। अब ये है हमारा देश भारत। पहले समुद्री रास्ते से इंडियन ओशन से होते हुए ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ तक सी रूट के थ्रू जाना पड़ता था। उसके बाद जो लैंड रूट था वो इराक और टर्की के थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल तक जाना होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल आज के समय का इस्तांबुल ही है, और ये उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रेड सेंटर था, एक शहर था। इसके बाद फिर से सी रूट के माध्यम से जिनो और वेनिस जाना होता था। ये है इटली और ये है यूरोप। अब जो कॉन्स्टेंटिनोपल से जो ये रास्ता था, ये मेडिटेरियन सी होते हुए जाता था। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सी रूट था, वो ये था। ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, जिसके उत्तर में यूरोप है और दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया। और ये है अटलांटिक ओशन। और ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोव, ये है क्रीमिया पेनिनसुला, एंड दिस इज सी ऑफ मरमरा। दिस इज एड्रियाटिक सी, और ये है इटली। ये है डार्टन स्टेट्स और ये है बॉस्फोरस स्टेट। चलिए, अब सेकंड इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट था वो थे, जिसमें मेन थे रेड सी, एलेक्जेंड्रिया और फिर वेनिस एंड जिनो। ये है भारत। पहले समुद्री रास्ते से इंडियन ओशन और फिर रेड सी होते हुए इजिप्ट तक आना था। उसके बाद ये जो लैंड रूट था जो जाता था अलेक्जेंड्रिया तक, और फिर समुद्री रास्ता यानी मेडिटेरियन सी से होते हुए वेनिस और जिनो तक। वेनिस और जिनो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे, शहर थे जहाँ से पूरा यूरोप अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रेड करता था। और अलेक्जेंड्रिया एक शहर था इम्पॉर्टेंट इजिप्ट का। तीसरा एक ओवरलैंड रूट था, मतलब इसमें जो पूरा रूट था वो लैंड के ऊपर ही था। और ये है भारत।
और ये है भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। माउंटेन पासेस से होते हुए ये है सेंट्रल एशिया और ये है रशिया। ये ये जो ज़मीनी रास्ता था ये टिल बाल्टिक सी तक जुड़ा हुआ था। ये 3 मुख्य इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट थे। बहुत ही प्राचीन काल से इन्हीं के माध्यम से व्यापार किया जाता था। अब जो एशियन पार्ट था वहाँ पर मुख्य रूप से अरब्स ने डोमिनेट किया था इस व्यापार के लिए, और जो मेडिटेरियन था, भूमध्य सागर वाला एरिया था यूरोपियन पार्ट का, वहाँ पर इटालियंस की मोनोपोली थी। अगर हम एशियन साइड की ही बात करें तो जो सी रूट था उस पर अरब्स का ज़्यादा कंट्रोल था और मुल्तानीस का कंट्रोल लैंड रूट्स पर ज़्यादा था। अब वो कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से इन ट्रेडिशनल रूट्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इफ़ेक्ट हुआ इस ट्रेडिशनल रूट्स पर? तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य कारण है वो है डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का पतन। 7वीं शताब्दी में रोमन एम्पायर का काफ़ी पतन हुआ और उसके स्थान को भरा फिर अरब्स ने, और उन्होंने इजिप्ट और पर्शिया पर अपना डोमिनेशन को बढ़ाया। और जो डायरेक्ट कांटेक्ट था यूरोप और इंडिया का इन्हीं 3 ट्रेड रूट्स के माध्यम से, अब उस पर धीरे धीरे अरब्स का प्रभाव बढ़ता गया। अगर हम मैप के थ्रू समझें, 117 एडी में जब रोमन एम्पायर अपने चरम पर था, आप देखेंगे ये है मेडिटेरियन सी, तो लगभग पूरे यूरोप पर, ये है आज का तुर्की और ये है पूर्वी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, जैसे मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, और ये है आज का सीरिया, तुर्की। तो लगभग पूरा यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया का कुछ भूभाग। और जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट थे जैसे कि यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिनो, वेनिस और यहाँ का अलेक्जेंड्रिया, तो ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट थे उस पर लगभग रोमन्स के कंट्रोल थे और बड़ी ही आसानी से व्यापार किया जा सकता था यूरोप और एशिया के मध्य। 395 एडी आते आते रोमन एम्पायर 2 भागों में विभाजित हो गए। अब दूसरा जो मुख्य कारण था, 7वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये जो रोमन साम्राज्य घटता चला गया और 1453 में महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत हासिल की, और यही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य कारण हुआ जिसने इस ट्रेडिशनल ट्रेड रूट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। कॉन्स्टेंटिनोपल हमेशा से ही एक ट्रेडिशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था जो सी और लैंड रूट को कनेक्ट करता था बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब उसके बाद जो ऑटोमन अंपायर था, अभी आप देखें तो टर्की, सीरिया, इजिप्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट थे जैसे कि अलेक्जेंड्रिया, रेड सी, पर्शियन गल्फ, कॉन्स्टेंटिनोपल और भूमध्य सागर का ये वाला इलाका, अब इन सब पर ऑटोमन अंपायर का ही एकाधिकार हो गया। अब यूरोप को अपने सारे व्यापार के लिए ऑटोमन तुर्क्स पे ही आश्रित होना पड़ा। इसकी वजह से जो बिचौलिए थे यानी इंटरमीडिएट वो बढ़ गए, मोनोपोली बढ़ी और टोल रेट यानी व्यापार के लिए जो कर चुकाना पड़ा वो बढ़ता चला गया। अब ये जो बिचौलिए थे व्यापार में वो अरब बढ़ गए। जो ट्रेडिशनल रेड सी वाला रूट था अब उस पर इस्लामिक रूलर के कंट्रोल हुआ, स्टेट मोनोपोली बढ़ी जिससे टैक्स लगाकर जो इस्लामिक रूलर थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, और ये एक तरह से यूरोपियंस की मजबूरी बन गई अधिक मात्रा में कर देने की। अब जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन थी वो भारी मात्रा में इफेक्टेड हुई और जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गई, सप्लाई प्रभावित हुई। डिमांड तो थी यूरोप में लेकिन सप्लाई प्रभावित हुई, टोल टैक्स बढ़े और जो सप्लाई चेन था वो इफेक्टेड हुआ जिससे जो दाम थे हर वस्तु के जो यूरोप में बढ़ते चले गए।
टर्क्स बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते थे मर्चेंट से उनके क्षेत्र से व्यापार करने के लिए। ट्रेडिशनल ट्रेड सी रूट बहुत ही ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, और जो यूरोपियंस थे उनका जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल था वो भी एक अहम कारण बना। उन्होंने सोचा कि हमें एक अन्य रास्ता ढूंढना पड़ेगा यदि हमें एशिया से अपना व्यापार करना है। एशिया के से व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना गया है स्पाइसेस को भी, क्योंकि उस समय जो यूरोप का खान पान था उसके लिए स्पाइसेस की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल था। इसके साथ ही जो मीट था या उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी स्पाइसेस चाहिए था, यानी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण बना यूरोपियन को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि हमें एक डायरेक्ट सी रूट चाहिए। नीड एंड डिमांड ऑफ टाइम। अब यूरोप्स को लगा कि अब करना क्या चाहिए। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट का ट्रेडिंग रीजन, ऑब्वियसली अब उन्हें ट्रेड तो करना ही था। अब जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट थी जिसमें पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और जो मर्चेंट थे उन्हें एक नया सेफ रूट चाहिए था जहाँ पर वो शांति से सेफली अपना ट्रेड कर सकें। इसके साथ साथ वो जो अरब और वेनेशियन थे, यानी जो वेनिस के लोग थे, जो अरब थे, उन्होंने मोनोपोली जो क्रिएट कर दी वो उससे परेशान हो गए थे, वो उसको तोड़ना चाहते थे। इसके साथ ही जो टर्किश थे वो दुश्मन थे यूरोपियंस के और दुश्मनी जैसा व्यवहार करते थे। वो उस खतरे से भी बचना चाहते थे जो उनके ऊपर सदा बना रहता था, और यही एक कारण बना जो वो चाहते थे कि डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन बने ईस्ट के साथ ताकि वो इन सब समस्याओं से बच सकें। अब जो नया ट्रेड सी रूट था वो किसी को नहीं पता था, सबको डिस्कवर करना था, और ये बहुत ही डिफिकल्ट तो था ही, बहुत ही एक्सपेंसिव भी था। अब वो कौन कौन से कारण थे, कंडीशन थी जिन्होंने इस नेविगेशन को सपोर्ट किया ताकि डिस्कवर किया जा सके एक नया डायरेक्ट सी रूट। वो कौन से इम्पॉर्टेंट रीजन थे जिन्होंने इस न्यू जर्नी को डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर किया। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है रेनेसां। इसका शाब्दिक अर्थ है रीबर्थ। ये एक रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है। इस पीरियड को कहा गया इनोवेशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का दौर। 14वीं शताब्दी से 16वीं सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक जो यूरोप का समाज था उसमें भारी बदलाव आया, और उस बदलाव को प्रभावित किया वहाँ के जो फिलोसफर्स थे। उन्होंने यूरोप के सिटीजन्स को, रेजिडेंट्स को सोचने पर मजबूर किया अपनी फिलॉसफी से, अपने अपने थिंकर्स ने, कि अब हमें व्हाट, व्हाई, हाउ, साइंटिफिक मेथड, इन सब अप्रोच के माध्यम से दुनिया को, सोसाइटी को और ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हुई। वो पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों से आगे बढ़कर एक नए यूरोप का निर्माण करना चाहते थे, और इस रेनेसां का जो बर्थ प्लेस था वो इटली माना गया। रेनेसां से ही प्रभावित होकर नई नई डिस्कवरी होने लगी, इनोवेशंस होने लगी, और जिसने इंस्पायर किया नई नई खोज के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि जो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन में काफ़ी एक सुधार आया, एडवांस डेवलपमेंट्स हुई। अब नए नए और लंबी दूरी तक की यात्राएं करना संभव हो सका, और यूरोप के जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद, ताकि वो नए सी रूट्स, नए लैंड को डिस्कवर कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बहुत से एरिया थे यूरोप के, अब वहाँ पर लैंड यानी ज़मीन का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जिससे एक आर्थिक संपन्नता बढ़ी। साइंस में तरक्की हो रही थी, टेक्नोलॉजी में हो रही थी, आर्थिक संपन्नता आ रही थी। अब जब लैंड का एक्सपेंशन हो रहा है तो बिना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के संभव नहीं था। जो इम्प्रूव्ड फार्मिंग इक्विपमेंट्स का इनोवेशन की गई, टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट यूज़ किया जाने लगा, क्रॉप रोटेशन यूज़ किया गया, जिससे कि जो
फसल की पैदावार तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में जो लाइफ स्टॉक था वो भी बढ़ा। अब लाइफ स्टॉक बढ़ने से जो सप्लाई थी मीट की वो बढ़ गई। अब मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी सप्लाई के साथ डिमांड बढ़ी किसकी, स्पाइसेस की। और स्पाइसेस आता था एशिया से। इसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच भी हुआ। जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ी तो उसने डिमांड बढ़ाई। जो लग्जरी गुड्स थी, जो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लग्जरी चाहते थे, वो बहुत सी आइटम्स एशिया से होते हुए वेनिस और जिनो आती थी वाया कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ओटोमन तुर्क्स के प्रभाव की वजह से ये जो सुव्यवस्थित ट्रेड हो रहा था ये काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हुआ। अब जो वेनिस और जिनोव था ये दो शहर थे या ट्रेड सेंटर थे जो पूरे यूरोप की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब ये उतने प्रभावशाली रहे नहीं और ये इतने भी सक्षम नहीं थे कि ये पूरे यूरोप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। वेनिस जिनोव इतने भी ताकतवर नहीं थे कि वो ऑटोमन तर्क से टकराकर इस ट्रेड रूट को इंश्योर कर सके। अब रीजनल स्पोर्ट, जो क्षेत्रीय स्पोर्ट था, जैसे कि यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट था, यानी जो नॉर्दर्न यूरोपियंस थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल ना होने के कारण उन्होंने मोटिवेट किया पुर्तगाल और स्पेन को, जो कि पश्चिमी यूरोप के दो देश हैं। इन्हें प्रमोट किया कि आप सक्षम हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे पैसे से और व्यक्तियों से। और यहाँ तक कि जो जेनौ था उन्होंने भी कहा कि हम शिप्स और टेक्निकल नॉलेज के माध्यम से आप दोनों का सहयोग करेंगे ताकि आप कुछ नए ट्रेड सी रूट ढूंढें, क्योंकि जो जो प्रेजेंट ट्रेड सी रूट था वो काफ़ी पर्याप्त नहीं था, काफ़ी मुश्किल था और ख़तरों से भरा भी था। तो जो रीजनल स्पोर्ट था वो पुर्तगाल और स्पेन की तरफ गया, क्योंकि वो डायरेक्ट अटलांटिक ओशन से कनेक्ट थे और उस समय काफ़ी सक्षम भी थे। लीडरशिप, पुर्तगाल उस समय अपने आप को एज अ लीडर स्थापित करना चाहता था क्रिश्चियन कंट्रीज में, और वो जो धर्म का झंडा था उसको उठाकर इस्लाम के विरुद्ध लड़ना भी चाहता था। और इस स्पिरिट के लिए भी वो एक्सप्लोरेशन को महत्व देता था। वो एक्सप्लोर करके अपनी लीडरशिप को साबित करना चाहता था क्रिश्चियन जगत में, और इसके साथ साथ इस्लाम से टकराना भी चाहता था। तो लीडरशिप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। साथ के साथ स्टेट स्पॉन्सरशिप, जो प्रिंस हेनरी थे पुर्तगाल के, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस नए ओशन के थ्रू ट्रेड रूट ढूंढने के लिए, इसीलिए उनका नाम ही निकनेम पड़ गया था नेविगेटर। वो जो मुस्लिम जगत से अलग एक नए रूट को ढूंढने में इन्होंने बहुत सहयोग किया। ये है प्रिंस हेनरी, जिनका नाम पड़ा एज अ नेविगेटर। अब एक रिलीजियस रीजन भी था, धार्मिक कारण भी था जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता था इसके लिए। जो उस समय के पोप थे निकोलस फाइव, उन्होंने प्रिंस हेनरी को 1454 में बुल दिया। अब बुल का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट जो पोप द्वारा प्रदान किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उन्होंने पोप ने हेनरी को अधिकार दिया कि वो जो यात्राएं कर सके ईस्ट में, मतलब एज फार एज इंडिया, क्योंकि उस समय मैप और ज्योग्राफी काफ़ी डेवलप नहीं हुई थी, और जो इस समय का जो वर्ल्ड मैप जिसे हम जानते हैं इतना विकसित नहीं हुआ था, हमें बड़े ही सीमित क्षेत्रों के बारे में जानकारी थी। इसके साथ साथ ये प्रमोट भी करते थे कि आप इस रूट के माध्यम से आप इस्लामिक जगत से टकराएं और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करें नई ज़मीन पे ले जाकर। कंपटीशन, कंपटीशन था किसमें, पुर्तगाल और स्पेन में। दोनों अपने अपनी लीडरशिप को प्रेजेंट करना चाहते थे, दोनों साबित करना चाहते थे कि कौन सा देश बेहतर है। अब इसी आपसी टकराव के कारण इनके एफर्ट्स में कहीं कमी ना जाए, इसलिए उन्होंने एक ट्रिटी की जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ टॉर्डसिलास, जो हुई थी 1494 में। अब केप वर्दे एक आइलैंड है अटलांटिक ओशन में। यह है केप वर्दे, ये है वेस्ट अफ्रीका, ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल।
इन्होंने जो केप वर्दे है उससे 1300 माइल दूर वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन को बनाया और कहा कि ये इमेजिनरी लाइन है, इसके ईस्ट में पुर्तगाल को अधिकार है और वेस्ट में स्पेन को अधिकार है। जो भी नॉन क्रिश्चियन भूमि है, लैंड है, उस पर। यानी कि पुर्तगाल अब ईस्ट में अपने नेविगेशन को, डिस्कवरी को बढ़ा सकता है, वहाँ से जो भी उसे प्राप्त होगा उस पर वो व्यापार कर सकता है। एक तरह से इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाया गया कि वेस्ट में आपको जो मिले आप उस पर अपना अधिकार बनाइए, और ईस्ट में अगर पुर्तगाल को जो मिले पुर्तगाल उस पर अधिकार बनाएगा, ताकि उनके बीच में आपसी टकराव का जन्म ना हो। और इसी ट्रीटी के माध्यम से ईस्ट और वेस्ट को, पूरी पूरी दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में बिटवीन पुर्तगाल और स्पेन के बांट दिया गया। अब उस समय के जो कस्टम और ट्रेडिशन थे वो भी बड़ा प्रभावित कर रहे थे। यूरोप में एक मान्यता थी, स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। यानी कि आप लंबी लंबी नई यात्राएं करें, किस लिए? क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, धर्मांतरण करवाएं, धर्म को फैलाएं, और जिससे आपकी ग्लोरी, आपका सम्मान बढ़ेगा, और जब आप घर लौटेंगे तो बहुत सारी धन संपदा के साथ लौटेंगे। तो ये किंवदंती थी या मुहावरा था, स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। इसने वहाँ के जो सेलर्स थे उनको बहुत प्रमोट किया, काफ़ी एक्साइट किया। अब वो कौन कौन से नेविगेशन एफर्ट्स थे इस नए डायरेक्ट सी रूट को ढूंढने के लिए, ये हम समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला नाम आता है बार्थोलोम्यू डियाज का। ये एक सेलर थे, नेविगेटर थे। 1487 में ये पुर्तगीज नेविगेटर, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, ये अफ्रीका के सदर्न छोर तक आए। अब ये है अफ्रीका, ये है पुर्तगाल। ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए अफ्रीका के ये जो सदर्न टिप है यहाँ तक आए। और यहाँ पर आने के बाद जो समुद्री तूफान थे और जो रेशन की कमी होनी हो गई, इसके साथ साथ जो समुद्री तूफान थे उससे इनके जो जहाज थे वो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से इन इनको वापस लौटना पड़ा। अब जो बार्थोलोम्यू डियाज वापस गए, अब तो उन्होंने बताया कि अफ्रीका की इस छोर तक वो पहुंच गए थे, और वहां पर समुद्री तूफान के कारण इनको वापस आना पड़ा, और वहां के तूफान के कारण इनके जो जहाज थे वो क्षतिग्रस्त हुए, जिस वजह से इन्होंने इसका नाम ही केप ऑफ ग्रेट स्टॉर्म रख दिया था। लेकिन बाद में इस नाम को परिवर्तित करके केप ऑफ गुड होप रखा गया, क्योंकि इसने ही एक आशा की किरण दिखाई यूरोपीय वासियों या फिर कहें पुर्तगाल को कि नहीं, आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो इसे एक शुभ लक्षण के रूप में मान के इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। तो बार्थोलोम्यू डियाज थे, जब वो वापस गए तो वो इस पूरे रूट का एक्सपीरियंस लेके गए। इसके साथ साथ उन्होंने जो उस समय के जो शिप्स थे उसमें सुधार करवाए, ताकि वो भविष्य में की जाने वाली किसी ऐसी नेविगेशन के द्वारा क्षतिग्रस्त ना हो सके। तो इनके एक्सपीरियंस का आगे की समुद्री यात्राओं में काफ़ी फ़ायदा मिला। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में एक एक भूमि को ढूंढ निकाला, और उन्हें लगा कि शायद ये भारत का या एशिया का कोई अन्य स्थान है जहां पर वो पहुंचे हैं, और इन्होंने उस समय उसको भारत ही माना। बाद में अमेरिगो वेस्पकी जो थे, ये भी एक सेलर थे, नेविगेटर थे। इन्होंने बाद में बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस भारत को ढूंढा था वास्तव में वो भारत नहीं है, वो एक नया भूभाग है जो बिल्कुल ही सेपरेट है एशिया से, और इन्हीं अमेरिको के नाम पर ही उस स्थान का नाम रखा गया, अमेरिका। लेकिन जिसके मूल खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ही माने जाते हैं। ये है मिस्टर वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाली हैं, और बार्थोलोम्यू डियाज के एक्सपीरियंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और इन्होंने सेम केप ऑफ गुड होप वाला जो रूट था, सी रूट था, उसको फॉलो किया,
और फॉलो करते करते 1498 में वो वहाँ तक आए। उसके बाद ये पुर्तगाल है, और वास्को डी गामा सेम रूट को फॉलो करते हुए केप ऑफ ग्रेट स्टॉर्म यानी कि केप ऑफ गुड होप तक आए। और उसके बाद एक ये है केप ऑफ गुड होप, और ये है कालीकट, स्थान का नाम है कालीकट, इंडिया में। अब जो ये वाला सी रूट था, ये इन्होंने एक गुजराती ट्रेडर थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद, उनके सहयोग से ढूंढा। और ये जो फ्लीट लेके आए थे वास्को डी गामा, उस फ्लीट को वहाँ के जो राजा थे किंग मैनुअल वन, उन्होंने पैट्रनेज किया था। कुल 11 महीने का समय लगा वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने के लिए विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। और वो अंततः 1498 में उन्होंने भारत भूमि का एक डायरेक्ट सी रूट खोज निकाला, जहां पर जब ये पहुंचे कैलीकट में, तो वहां जो जैमोरिन थे, अब जैमोरिन का अर्थ है रूलर, कैलीकट के जो रूलर थे वो थे मन्ना विक्रमा। उन्होंने इनका बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया। अब वास्को डी गामा पहुंच तो गए इंडिया, बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही पैसा लगा, कई सालों की मेहनत और कई सालों की यात्राओं के बाद यूरोप ने एक नया डायरेक्ट सी रूट तो ढूंढ लिया, जिसका श्रेय गया वास्को डी गामा को। अब इसे फायदा क्या हुआ? जब वास्को डी गामा वहां से वापस गए और वहां पे उन्होंने जो कमोडिटीज एक्सचेंज की थी, बाय की थी और सेल की यूरोप में, तो सारे यात्रा खर्च को निकाल कर उन्हें 60 गुना तक फायदा हुआ। और ये जो 60 गुना का फायदा था, ये बहुत ही ज्यादा था, यानी कि 1000 पर 60,000 का फायदा। पूरा यूरोप इस प्रॉफिट को देखकर वहाँ के जो मर्चेंट्स थे बहुत ही प्रभावित हुए, और ट्रेडिंग कंपनी बनी ताकि एशिया के साथ इस नए डायरेक्ट सी रूट के माध्यम से व्यापार को शुरू किया जा सके। तो ये ओवरऑल जर्नी थी कि कैसे, किन कारणों ने प्रभावित किया नए डायरेक्ट सी रूट को ढूंढने के लिए, कौन सी चीज़ों ने सपोर्ट किया, कौन सी कंडीशन थी जिन्होंने बैक साइड से सपोर्ट किया कि ये सी रूट को एक्सप्लोर किया जा सके, डिस्कवर किया जा सके। हाउ एंड व्हाट न्यू ट्रेड रूट चेंज द वर्ल्ड। अब ये नया ट्रेड रूट तो मिल गया था यूरोप को, लेकिन इसके मिलने के बाद इसने पूरे विश्व को बहुत बदल के रख दिया। अब वो क्या क्या परिवर्तन है उसे हम समझेंगे। मर्चेंट कैपिटलिज्म, इसके आने के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में मर्चेंट कैपिटलिज्म का उदय हुआ, क्योंकि इन डायरेक्ट सी रूट्स के माध्यम से कई गुना तक फायदा हो रहा था। जैसे कि देखा आपने, वास्को डी गामा को 60 गुना तक फायदा हुआ, तो बहुत ही हैवी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल जो थी इस समय मर्चेंट के पास आ गई। और इस कैपिटल का मर्चेंट के पास सेंट्रलाइज होने से जो आर्थिक स्थिति थी वो एक पक्षीय मर्चेंट्स के पास चली गई, और एक मर्चेंट कैपिटलिज्म का उदय हुआ, इसे एज ऑफ मर्चेंट भी कहा गया। अब इस मर्चेंट कैपिटलिज्म ने ही फर्दर कैपिटलिज्म का रूप लिया। पहले जो यूरोप था, वहाँ की इकोनॉमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, जो परिवर्तित होकर कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगी। और यूरोप में कमर्शियल रेवोल्यूशन आया इस नए बदलते ट्रेड और इकोनॉमी के कारण। अब बहुत ही बड़े स्तर पर व्यापार होने लगा। जो ट्रेडिशनल ओल्ड एज बार्टर सिस्टम था वो रिप्लेस कर किया गया करेंसी के द्वारा, और इसी करेंसी के हेल्प से ही जो मार्केट और इकोनॉमी ने काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपेंशन किया। और 1600 तक आते आते जो यूरोप के जो मुख्य शहर थे वो पोस्टल सर्विस से कनेक्ट हो गए। इतनी अधिक संपन्नता प्राप्त की इस नए डायरेक्ट सी रूट के मिलने के बाद। अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से शहरीकरण हुआ। लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम ने बहुत तेजी से ग्रो किया। अब जो मर्चेंट कैपिटलिज्म था उसने कैपिटलिज्म
को आने में प्रभावित तो किया, इसके साथ साथ इसने इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा गया, क्योंकि मर्चेंट कैपिटलिज्म ने ही फर्दर नींव रखी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि जो डिमांड थी वो बढ़ी इकोनॉमी की, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सोसाइटी थी उसने इंडस्ट्रीज का सहारा लिया, और उसी के लिए इमर्ज हुई फैक्ट्रीज, और बाद में इन्हीं फैक्ट्रीज ने कन्वर्ट किया उस सोसाइटी में, एक नए रेवोल्यूशन को लाया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो मर्चेंट कैपिटलिज्म था उसने कैपिटलिज्म इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आने के लिए एक नींव रखा। अब ये जो नया ट्रेड रूट था, इसके आने के बाद जो व्यापार था उसमें काफ़ी एक कमर्शलाइजेशन आया, प्रोफेशनलिज्म आया, और ऑर्गेनाइज ट्रेड का उदय हुआ। नई जॉइंट स्टॉक कंपनीज और चार्टर्ड कंपनीज बनी। अब इनके बनने का जो एक एडवांटेज था, फ़ायदा था, कि बहुत सारे व्यापारियों ने मिलकर कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी और चार्टर्ड कंपनियां बनाई। अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट में कैपिटल आया, इकट्ठा किया जा सका, रेस किया जा सका इस कंपनी बनाने के माध्यम से। अब इसके इससे फ़ायदा क्या होता था कि इसमें जो रिस्क था वो बढ़ जाता था, क्योंकि इस जो डायरेक्ट सी रूट में रिस्क भी बहुत था, रिस्क भी शेयर होता था, और जो यात्रा खर्च था वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता था। इसी की वजह से आगे चलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में बनी। ऐसी बहुत सी कंपनियां यूरोप में बनी ताकि वो एशिया में जाकर व्यापार कर सकें। तो इस नए डायरेक्ट सी रूट मिलने के बाद यूरोप, या ये कहें पूरे विश्व पर बहुत ही बड़े प्रभाव पड़े। इंपीरियलाइजेशन का भी यहाँ से, साम्राज्यवाद का भी विस्तार यहीं से ही हुआ। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, अब इसकी क्रोनोलॉजी हम समझेंगे कि क्या कौन सी कंपनी भारत में पहले आई। अब जैसे पोर्तुगीज यानी वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे थे भारत। जो डच थे वो 1600 में आए। ब्रिटिश, या यूँ कहें कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई। डैनिश लोग आए 1616 में, और सबसे आखिरी में आए फ्रेंच लोग, यानी ये आए 1664 में। फ्रेंच सबसे आखिर में आए, और पोर्तुगीज भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। सो थैंक्स फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय लेक्चर और वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट। थैंक यू सो मच।